हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6th क्लास का साइंस का लेसन नंबर 10 और इसका नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मतलब कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या है, कितनी तरह का होता है और डिस्टेंस को कैसे मापना है। इन सब बातों के बारे में आपको मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा, एक से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं। बहुत सारे तरीकों से हम एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। पैदल भी जाया जा सकता है, साइकिलिंग या बाइक से भी जाया जा सकता है। अगर और ज़्यादा दूर जाना हो, कार या बस का सहारा ले सकते हैं, या रेलवे से जा सकते हैं, या अर्ली पहुंचना हो, कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना हो और जल्दी पहुंचना हो तो एरोप्लेन से जा सकते हैं। या फिर वाटर अगर वाटर रिसोर्सेज में से देखा जाए तो शिप्स और बोट्स के द्वारा भी हम एक से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इन सभी साधनों को जिनके द्वारा हम एक से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, इन सभी को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब हर जगह पे देखा जाए तो एक से दूसरे स्थान का डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। दोनों स्थानों का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, किसी भी दो स्थानों का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। जैसे मान लो कि आपने घर से स्कूल जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कूल घर से बिल्कुल पास हो, या दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। मतलब कि आप फिर उससे पैदल भी जा सकते हैं उसका डिस्टेंस तय करके, और साइकिल या बाइक से या फिर ऑटो द्वारा भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर जलंधर से दिल्ली जाना हो तो वहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपनी कन्वीनियंस ले सकते हैं, बस या कार हायर कर सकते हैं, या फिर बस के द्वारा जाया जा सकता है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया से बाहर जाना हो तो उसके लिए हमें फिर और ज़्यादा डेवलप जो साधन है उनकी आवश्यकता पड़ती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वाया एरोप्लेन हम जा सकते हैं, या शिप के द्वारा हम एक से दूसरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर पास में ही जाना हो तो हम कोई मोड ऑफ कन्वीनियंस जो है कोई और यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा दूर जाना हो तो और करते हैं। लेकिन दूरी का हमें कैसे पता चलता है? तो दूरी का पता करने के लिए हमें पहले उस दूरी को, उस डिस्टेंस को मापना पड़ता है कि कोई स्थान हमारी अचीवमेंट से कितनी दूर तक है, कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कहाँ तक हम पहुँचना है, ये स्थान की आपस में डिस्टेंस क्या है। इसी के ऊपर फिर हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। जितना कोई दूर होगा स्थान, उसी के हिसाब से हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेंगे। तो दूरी को हम पहले मापेंगे कि कितने दूरी पे हमने पहुँचना है। अब जैसे डिस्टेंस मापने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई छोटा डिस्टेंस हो तो उसको हम कैसे माप सकते हैं, फिर आगे बताएंगे कि बड़े डिस्टेंस को कैसे मापा जा सकता है। तो पहले छोटा डिस्टेंस, ये सपोज करो कि एक एग्जांपल लो कि एक डेस्क है, डेस्क के ऊपर की हमने जो लेंथ है वो मेजर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वेरी सिंपल, अगर नहीं कुछ है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक गिल्ली डंडा है सपोज करो, उसी से हम माप लेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे एक एंड से, उसके डेस्क के एक एंड से हम साइड से स्टार्टिंग कर लेंगे। डंडा रखेंगे पहले, फिर उसके बराबर में फिर गिल्ली रख दी जाएगी, फिर आगे फिर गिल्ली रख दी जाएगी, फिर आगे डंडा रख दिया जाएगा। तो इस तरह हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारे पास इस डेस्क के जो लेंथ है वो दो गिल्लियां और दो डंडों के बराबर है। लेकिन अगर हमने किसी और, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी गिल्ली डंडा हम इस्तेमाल करें तो वो सारे के सारे एक समान होंगे। हो सकता है कि सेकंड टाइम अगर हमें फिर से गिल्ली डंडा से मेजर करने का हम सोचें, तो हो सकता है कि वो गिल्ली कोई और हमारे हाथ लग जाए। तो फिर उसके साथ अगर हम मापेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसे ही आए। हो सकता है कि एक डंडा कम
डिस्टेंस आ जाए या 1 गिल्ली कम डिस्टेंस आ जाए। तो इस तरह डिस्टेंस जो है अलग अलग तरीकों से हम माप सकते हैं। आगे स्लाइड में मैं बताती हूँ कि इसके अलावा, गिल्ली डंडा के अलावा, हम और किस किस तरह से डिस्टेंस को माप सकते हैं। अब देखिए, जो अदर मेथड्स हैं मेजरमेंट के, उसमें हैंड स्पैन भी आता है, मतलब हाथ को हम फैला के रख सकते हैं, उसको स्पैन कहा जाता है। फिर ऐसे ही फिट से माप सकते हैं, अपना पैर रख के पैरों के हिसाब से माप सकते हैं, या क्यूबिट रख के कि एल्बो से लेकर हमारे हैंड तक का जो लेंथ है उसके हिसाब से भी हम दूरी को माप सकते हैं। या फिर एक से दूसरी जगह चल कर जाएं तो फिर काउंट करते जाएं भी, हाँ हमने कितने कितने पेस आगे ले लिए हैं, कितने फिट आगे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह ये सारे जो एस्टिमेट है, इनके द्वारा हम मेजरमेंट को माप सकते हैं। लेकिन ये सारे मेजरमेंट जो है, मीन्स ऑफ मेजरमेंट है, वो एस्टिमेटेड है, ये श्योर नहीं है। इससे हम श्योर डिस्टेंस नहीं माप सकते हैं, मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका जो हैंड स्पैन है एक जैसा हो, या सबका फुट है वो एक जैसा हो, या फिर पेस सबका एक जैसा हो। तो सबके पेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये वाला जो मेजरमेंट के मोड्स हैं या मेथड्स हैं, वो इतने सुटेबल नहीं है। अब करेक्ट मेजरमेंट लेनी हो किसी लेंथ की, तो उसके लिए हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, एक्यूरेट यूनिट होनी चाहिए, जिसके द्वारा कि हम माप सकें किसी मेजरमेंट को, किसी लेंथ को या डिस्टेंस को। तो सबसे पहले देखो, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल की हेल्प से हम डिस्टेंस को माप सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को माप सकते हैं। और इसके अलावा ये तो होगी कोई वैसे लेंथ मापनी हो, कोई डेस्क की लेंथ है या किसी नोटबुक की लेंथ है, मतलब स्मॉल लेंथ्स के लिए हम, आपको पता होगा कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी स्केल वगैरह होते हैं, जिससे कि आप लाइन का डिस्टेंस मापते हो, कि लाइन की लेंथ मापते हो कि कितनी लंबी हमने लाइन लेनी है। इसी तरह से अगर डिफरेंट पर्सन है, उनके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं लेंथ के लिए। जैसे कपड़े वाला ही है, कपड़ा बेचने वाला है, तो वो मीटर रॉड की हेल्प से कपड़े की लेंथ माप के देगा। इसी तरह से अगर टेलर है, तो उसने किसी का बॉडी मेजरमेंट लेना है या किसी कपड़े का ही मेजरमेंट करना है, कटाई करनी है, तो उसके लिए वो मेजरिंग टेप या फिर इंची टेप की हेल्प लेगा। तो इस तरह डिफरेंट लेंथ्स को मापने के लिए डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट मतलब मेथड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं। अब मेजरमेंट का मैंने बता दिया आपको कि हम स्केल की हेल्प से मेजरमेंट ले सकते हैं और लेंथ को माप सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ताकि हम करेक्ट मेजरमेंट ले सकें। जैसे मान लो कि अगर किसी चीज़ की हमने लेंथ मापनी है, तो हमारा स्केल एकदम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 0 मार्क से हमें हमेशा लेंथ को मापना स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी स्केल का 0 मार्क टूटा हुआ है या डैमेज हो चुका है किसी कारण से, तो हमें उस स्केल से अवॉइड करना चाहिए लेंथ मापने को। अगर इन केस करना पड़ भी जाए उससे, तो फिर हमें 0 से ना लेते हुए मेजरमेंट 1 से स्टार्ट करना चाहिए। और जितनी लेंथ हम माप लेते हैं, सपोज करो कि 14 सेंटीमीटर तक या 13 सेंटीमीटर तक अगर माप लेते हैं, तो उस 13 सेंटीमीटर मापे हुए में से 1 को 1 सेंटीमीटर को हम लेस कर देंगे, फिर हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट आएगा। दूसरी बात ये कि हमें जो अपनी आईज की पोजीशन है, वो भी एकदम पॉइंट पे रखनी चाहिए। जहाँ से हमने मेजरमेंट करना है, हमारी आईज की पोजीशन भी वहीं आनी चाहिए। अगर आईज की पोजीशन हमारी इधर उधर हो जाती है, तो फिर भी हमारा मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम इन सावधानियों को ध्यान में रख के करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। अब मोशन क्या है, कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में
कई तरह की वस्तुएं हैं, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ मूव कर रहे होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स एक से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हिल डुल कर रहे होते हैं, अपना स्थान चेंज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स मोशन में है। जैसे इस पिक्चर में देखो, फर्स्ट पिक्चर में कि क्रॉलिंग बेबी दिखाया जा रहा है। अब बेबी जो है वो एक से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो समझो कि वो क्या है, मोशन में है। इसी तरह एंड्स हैं, अगर एंड्स एक दूसरी जगह जा रही हैं, एक से दूसरी जगह चल के जा रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि एंड्स आर मूविंग या एंड्स आर इन मोशन। इस तरह से हैंड्स ऑफ क्लॉक, वो भी मूविंग पोजीशन में होती हैं, तभी उस क्लॉक को करेक्ट माना जाता है। करेक्ट टाइम तभी वो बता पाएगा अगर उसकी हैंड्स मोशन में होंगी तो। इसी तरह से अगर बच्चा स्विंग के ऊपर बैठता है, पींग के ऊपर बैठता है, तो वो झूलता है, तो वो भी उस टाइम मोशन में होता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बेटा देखो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस लेसन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 4 तरह के मोशन को आपको बताना है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। अब इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको टर्न बाय टर्न बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, जो गति एक सीधी रेखा में होती है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि यहाँ आपको पिक में दिखाए जा रहे हैं कि मूव कर रही है, पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी मूव कर रही है, तो ये एकदम सीधे जा रहे हैं कदम से कदम मिलाते हुए, तो इस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। सिमिलरली नीचे एक कार है, कार के दोनों व्हील्स एकदम सीधे मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट चल रही है। आगे है जी हमारा सर्कुलेशन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक से दूसरी जगह जाता है, और उसका डिस्टेंस जो है वो उसके फिक्स पॉइंट से सेम होता है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसका डिस्टेंस हर बार सेम सेम होता है, तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये मोशन, इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड फॉर्म में घूमता है, गोल घूमता है, गोलाकार सर्कल मोड में घूमता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो सर्कुलर मोशन है। अब जो सीलिंग फैन है, चलता हुआ सीलिंग फैन है, वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह मूविंग मैरी गो राउंड है या मूविंग क्लॉक है, ये सभी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। देन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, कि जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, फिर से अपने आप को दोहराता है, उसी स्थान पे लेके आता है यह चीज़, और फिर आगे बढ़ती है, फिर उसी स्थान पे जाती है, तो एक निश्चित अवधि के बाद जो मोशन बार बार आता है उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम है, मोशन ऑफ पेंडुलम, और मोशन ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक की हैंड्स हैं वो डेफिनेट पीरियड के बाद ही अपने निश्चित स्थान पे पहुंचते हैं, तो इसलिए जो मूविंग क्लॉथ है, मूविंग सॉरी क्लॉक है और मूविंग पेंडुलम है, इन दोनों के मोशंस को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी ऑस्किलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन, कि किसी ऑब्जेक्ट की इधर से उधर, एक से दूसरी साइड, एक से दूसरी साइड, इस मूवमेंट को कहते हैं, इस गति को कहते हैं या हिलडुल को कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। तो जैसे पींग है, पींग में झूले ले रहा है कोई, देखो बच्चा यहाँ पींग में झूले ले रहा है, तो ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, फिर कभी इधर जा रहा है, फिर कभी उधर जा रहा है। इसी तरह से पेंडुलम है, पेंडुलम अपने फिक्स पॉइंट से कभी इस साइड हो रहा है, कभी इस साइड हो रहा है, फिर कभी इस साइड हो रहा है, कभी इस साइड हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑस्किलेटरी मोशन को ही लीड करते हैं। तो अभी मैंने आपको
डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के बारे में बताया। तो बेटा एक बात यहाँ और ध्यान में रखना कि एक टाइम में एक से ज़्यादा मोशन भी किसी ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे साइकिलिंग में ही देख लो कि साइकिलिंग में अगर हम सिंगल सिंगल व्हील को देखते हैं साइकिल के, तो ये राउंड मोशन में सर्कुलर फॉर्म में चल रहे हैं। तो इनको अगर हम सिंगल देखेंगे तो फिर ये सर्कुलर फॉर्म में जा रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन है। अगर ये दोनों पहिए इकट्ठे देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में कौन सा मोशन था? रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह ये एक टाइम में दोनों मोशन इकट्ठे चल रहे हैं। तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि एक टाइम में कोई एक ही मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट में। इसी तरह अगर सीइंग मशीन की भी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी कभी नोट किया होगा अपने घर में, आपने मम्मी को अगर काम कर रहे होंगे तो मशीन की जो नीडल है वो रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही है, पीरियोडिक मोशन में चल रही है, लेकिन जो उसका पीछे वाला व्हील है जिससे पकड़ के कि हम हैंडल से उसको चला रहे हैं, तो वो व्हील जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम में एक से ज़्यादा मोशन में हो सकते हैं। तो अब आपको मोशन के बारे में भी पता चला और किस तरह से डिस्टेंस को मापना है। और बेटा आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करने की आपको मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं, ये आपके बैक एक्सरसाइज में या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये मोर इम्पोर्टेंट है। तो आपने इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो साथ में ये जरूर देखना कि रीडिंग जरूर करनी है लेसन की। अगर कोई किसी तरह का डाउट है आपको या इस मतलब वीडियो में या फिर आपको लेसन में कोई भी डाउट है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।